नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। आज अपन बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित आर्थिक अन्वेषक स्थिति भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में। इस पर अपन चर्चा करेंगे कि इसकी क्या कट ऑफ रही है और इसका क्या पेपर था, और इसके अकॉर्डिंग अपन ये तय करेंगे कि जो इन्वेस्टिड एग्ज़ाम 2020 हुआ था 27 दिसंबर को, कृषि अन्वेषक भर्ती 2020, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आर्थिक अन्वेषक स्थिति भर्ती परीक्षा 2018 ये परीक्षा कब आयोजित हुई, इसका पेपर किस प्रकार का था और इसकी क्या कट ऑफ रही और कब इसका रिजल्ट जारी हुआ। तो इसके आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं और कौन कौन से इसमें प्रश्न डिलीट हुए और पेपर का लेवल कैसा था, कुल पोस्ट कितनी थी, ये सारी अपन यहाँ बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मैं आपको न्यू लेटेस्ट जो अपडेट सूचनाएं होती है वो आपको देता रहूं। और जब तक इसका फाइनल रिजल्ट और आंसर की नहीं आती तब तक मैं कुछ ना कुछ पुराने पेपर लेके उसके आधार पर अपन कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। तो आर्थिक अन्वेषक स्थिति भर्ती परीक्षा 2018, सबसे पहले ये परीक्षा का रिजल्ट कब आया था? 8/8/2019 यानी 8 अगस्त 2019 को इसका रिजल्ट घोषित हुआ और ये परीक्षा आयोजित हुई थी, ये 25 मार्च को हुई थी, 25 मार्च 2019, और रिजल्ट आ गया 8 अगस्त को। इसमें कितनी पोस्ट थी टोटल, यह आप पढ़ सकते हैं। उद्योग विभाग के लिए ये भर्ती आयोजित की गई थी और इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 86 और अनुसूचित क्षेत्र के 5 यानी टोटल 91 पोस्ट, जिसमें नॉन टीएसपी है वो 86 है और टीएसपी है वो 5 है। तो कुल मिला के ये भर्ती 51 पदों पर हुई थी। अब क्या इसकी कट ऑफ रही है? तो अपना भी रिजल्ट जो इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम का आएगा कुछ इसी प्रकार आएगा। यहाँ पर देखो ये भी लिखा हुआ है, ये तो 86 पोस्ट नॉन टीएसपी की, ये टीएसपी की, टोटल 91। और अन्वेषक स्थिति भर्ती है परीक्षा, ये आर्थिक अन्वेषक है और इसमें लिखा हुआ है 1.5 गुना, जो ये कट ऑफ आ रही ना, ये 1.5 गुना की है। तो देखें क्या इसकी कट ऑफ रही। इस सूचना को आप आराम से पढ़ लेना। अपन कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल की कट ऑफ थी वो 79.21, और ये भी बता दूँ आपको ये 100 में से है, क्योंकि पेपर था वो 100 नंबर का था और 100 ही क्वेश्चन थे इसमें, और पेपर का लेवल भी बहुत ईजी था। अभी आपको पेपर बता दूंगा मैं, आप देख लेना, इसी वीडियो में बता दूंगा पेपर का लेवल किस प्रकार का था। तो ये तो कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ थी जनरल की। फिर एससी की 72 पे है, एसटी की भी 72 पे है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और ओबीसी की कट ऑफ है वो 78 है। तो कुल मिला के कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। 79 का मतलब हो गया 80% के लगभग नंबर है ये। फिर ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है और किस प्रकार के प्रश्न डिलीट हुए। तो यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र पर अंकित चिन्ह का निम्नलिखित सूची से मिलान कर प्रश्न पत्र सेट के अनुसार अपने प्राथमिकों की गणना कर सकते हैं। यह चिन्ह बने हुए हैं, त्रिभुज का है, फाई का चिन्ह है, ये ओम का चिन्ह है, ओमेगा, साई का चिन्ह है, ग्रीक भाषा के वर्ड है ये। तो यहाँ देख सकते हो 100 में से 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं। फिर इस प्रकार आप अंकों की गणना कर सकते हो। तो ये तो अपन ने बात की है आर्थिक अन्वेषक स्थिति भर्ती परीक्षा 2018 की, जिसमें टोटल 91 पोस्ट थी और अपने यहाँ पर 70 पोस्ट है।
अब 91 पर देखो मेरिट गई है, वो जनरल की लगभग 80% है और ओबीसी की भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, 78 है, मात्र 2 नंबर का अंतर है। पेपर में था वो 100 नंबर का था, तो 100 में से ये है, 150 में से नहीं है, ध्यान रखना। अब आपको पेपर का लेवल बता देता हूँ और इसके आधार पर अनुमान लगा देना कि पेपर का लेवल जो अभी हुआ था कृषि अनुशक भर्ती परीक्षा 2020 और जो आर्थिक अनुशक स्थिति भर्ती परीक्षा 2018 हुई थी, दोनों के पेपर के लेवल किस प्रकार है। क्योंकि दोस्तों आपने तैयारी की है तो आपको इसका लेवल तो पता चल जाएगा, किस प्रकार जीके के प्रश्न पूछे गए और किस प्रकार सांख्यिकी के प्रश्न पूछे गए। तो ये अब मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, पेपर देख, ये देखिए पेपर है ये आर्थिक अनुशक स्थिति भर्ती परीक्षा 2018 का। यहाँ पर डेट दे रखी है, आप देख सकते हैं 25 मार्च 2019 और इसका टाइमिंग था वो 3 से 5 बजे का था। देखो ऊपर भी आप डेट देख सकते हो 25/3/2019। ये पेपर का कोड है 57 और यहाँ लिखा हुआ है पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या वो 100 है, 100 प्रश्न है। अपने प्रश्न थे 150, यहाँ प्रश्न 100 है, तो एक ये अंतर आ गया मेन तो, यानी ये जो आर्थिक अनुशक भर्ती परीक्षा 2018 थी इसका लेवल इजी था, प्रश्नों की संख्या 100 थी, समय भी 2 घंटे थे। यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, तो इसका मतलब ये तो है निश्चित हो गया कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो इस प्रकार 100 प्रश्न थे तो 100 अंक हो गए टोटल, और 100 में से मेरिट गई है वो जनरल की 79%, ओबीसी की 78। अब बात करते हैं पेपर का लेवल किस प्रकार का था। और ये पेपर का जो साइन आ रखा है यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है, तो ये पेपर यहाँ अपलोड किया हुआ था इसकी वेबसाइट पे, वहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया है। यहाँ इस डाउनलोड पेपर में आप देख सकते हैं ये 1 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। और ऐसा प्रश्न अपने भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवर में नहीं है, जबकि आभा नदी दिया हुआ था दौसा में था। तो आप जानते हो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, कुंभा महल है, मोती महल है, ये अपने वहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहान की राजधानी क्या थी। तो आप सभी जानते हो सांबर थी, सांबर के बाद में ही वासुदेव प्रथम था वो सांबर था, फिर सांबर से ही अजयराज चौहान जो अपने यहाँ अजमेर आ गए। तो पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, इजी पेपर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता। देखो नाग पंचमी, रक्षाबंधन आता है, तीज आती है, जन्माष्टमी है, ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है, जन्माष्टमी है ना, ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। तो एक तरह से मैं आपको पेपर भी तैयार करवा रहा हूँ, आगामी भर्ती परीक्षा होगी उसमें इस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। आप देख सकते हैं ये प्रश्न रिपीट हुआ है, महाराजा तख्त सिंह। अच्छी तरह से याद कर लो, यह प्रश्न भी 2018 में आया और यह प्रश्न भी 2020 में आया। कुछ 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो 2020 के पेपर में मिल रहे हैं। अभी आप पूरा वीडियो देख लेना, आप खुद नोट कर लेना कि इस पेपर को अपन तैयार करके जाते तो 4-5 नंबर का तो फायदा होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था। तो विद्याधर भट्टाचार्य इसका राइट आंसर होगा। ये मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ
क्योंकि मैंने भी जीके की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है। मैंने कहीं इसकी आंसर की नहीं देखी है। मेरी जिस हिसाब से तैयारी है, जो जो क्वेश्चन मेरे को कन्फर्म आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो हो सकता है 2% में त्रुटि हो, सुधार कर लेना आप। गणेशपुर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सबसे आसान क्वेश्चन है। सीकर जिले में है, गांतली नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर दादू दयाल हो जाएगा। देखो कितना लेवल इजी था। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? तो देखो चारों व्यक्तियों के नाम दे दिए इसने। आपने पढ़ा होगा इस प्रकार इसकी ट्रिक है ये, जाम बाटो। इसी प्रकार मैंने याद किया है। तो जय का मतलब जलाल का हो गया पहले नंबर पे, मैं का मतलब मानसिंह हो गया 2 नंबर पे, भा का मतलब भारमल हो गया यानी भगवान दास हो गया 3 नंबर पे, और टो का मतलब टोडरमल हो गया 4 नंबर पे। तो इस ट्रिक को याद कर लेना आप, जाम बाटो। यानी 1 नंबर पे जलाल खान है, 2 नंबर पे मान सिंह है, 3 नंबर पे भगवान दास है और 4 नंबर पे टोडरमल है। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार पूछा है कि सर्वप्रथम किसे भेजा, और इसने चारों नाम लिख दिए। तो सर्वप्रथम है वो जलाल खान है, 2 नंबर पे मान सिंह है, 3 नंबर पे भगवान दास है, 4 नंबर पे टोडरमल है। अच्छी तरह से याद कर लेना इसको। इन फ्यूचर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है, 4 नंबर में दे सकता है, अंतिम पूछ सकता है। ये अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था जनवरी 2020 में, तब पूछा गया था। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को श्रेय का प्रशासन है वो किससे सौंपा? तो अच्छी तरह से याद है, बम्बई को सौंपा ये। वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? वागड़ के गांधी भगीलाल पांड्या। देखो वागड़ का गांधी एक ही दे रखा है, भगीलाल पांड्या, जिनका संबंध डूंगरपुर जिले से है। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नरेंद्र बाला किस शहर में संबंधित है? तो ये कोटा है, जिला प्रमुख थी। पहला आंसर ऑफ द मौके है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार इस तरह से बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से वापस चलते हैं अपन। 5 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? जंतर मंतर वेधशाला 2010 में, और आमेर की हवेलियाँ नहीं है, आमेर के किले को शामिल किया है 2013 में। याद कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो केला देवी करौली के अंदर ये मेला भरा जाता है। लांगुरिया का गीत का संबंधित भक्ति गीत है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, लांगुरिया गीत निम्न से किस प्रकार का गीत है? तो ये भक्ति गीत है जो केला देवी के मेले में गाया जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए? तो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा है। देलवाड़ा के मंदिरों के समूह में 5 जैन मंदिर है। नाम याद रख लेना, 5 मंदिर है, और 5 के नाम भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से पूर्ण ताम्रपत्र हो सकता है। राज विनोद के रचयिता कौन है? देखो अच्छा प्रश्न पूछा, राज विनोद। एक तो होता है वीर विनोद। अब आप वीर विनोद का मतलब, तो यहाँ यदि वीर विनोद देता तब तो ऑप्शन सी होता, लेकिन यहाँ पर राज विनोद है, तो राज विनोद के जो है वो सदाशिव भट्ट है। याद कर लेना दोस्तों, राज विनोद सदाशिव भट्ट एकदम ओके आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 15, गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो भगत आंदोलन। एक ही आंदोलन था, वो मोतीलाल तेजावत का था। भगत आंदोलन है, ये गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुआ। 1883 में इन्होंने समसभा की स्थापना की, वो भी सिरोही में, याद रखना। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जयपुर प्रजामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
कपूर सिंध पाटनी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य है, कंफर्म कर लेना, या तो जयपुर होगा या चित्तौड़ होगा, दोनों में से एक इसका आंसर है। अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ मैं इसकी आंसर की, मैंने कहीं नहीं देखी इसके आंसर की। क्वेश्चन नंबर 22, रामगढ़ विश्व स्तरीय वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? सबसे आसान क्वेश्चन था ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितनी प्रतिशत वन स्थित होना चाहिए? तो 33%, ऑप्शन नंबर ए। दोनों में से एक हो सकता है दोस्तों, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 33% है, वैसे 65 भी हो सकता है। ये देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो केर है, थोर है, ये रेतीले मैदान में होते हैं, पश्चिमी राजस्थान में होते हैं अपने। इसी लेवल का पेपर पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 20, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो चंपाकली है, ये किसका है? आप अच्छी तरह से बता सकते हो, गर्दन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स की भी कहलाती है? देखो लिथोसोल्स लाल मृदा नहीं हो सकती, यहाँ पर सहित पर्वतीय मृदा हो सकता है, क्योंकि मरुस्थलीय मृदा को तो अपन एरिडोसोल्स कहते हैं, और दोमट मिट्टी होती है उसको अपन एलपी सोल्स कहते हैं। तो इसका आंसर कंफर्म कर लेना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा BSSW? देखो BSSW, तो इसका राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा। डूंगरपुर नहीं है, गंगानगर नहीं है, जालौर भी नहीं है, बीकानेर है, या फिर देख लेना गंगानगर। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बीकानेर होगा। पश्चिमी राजस्थान होता है, उसमें ये BSSW आता है। जाकम, माई और तथा हेरो नदियाँ राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? ये इसका राइट आंसर प्रतापगढ़ हो जाएगा, एकदम ओके आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 28, थोर्नडेट वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में है वो CASW, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना एजुकेशन पूछा। राजस्थान की पाकिस्तान से सीमा लगती है 1070 किलोमीटर, एकदम ओके आंसर है ये, बहुत ही लेवल इजी था पेपर का। इसका आप पता कर लेना दोस्तों, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल आपको पेपर बताना है, और यदि आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार करके जाते हैं तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो। देखो सेम प्रश्न का लेवल वैसे ही रखा है, वहीं से प्रश्न पूछा है। जैसे पूछा है बूंदी तहसील लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बूंदी के लिए तो आप जानते हो गुड्डा परियोजना। देखो विशल्प परियोजना वो टोंक जिले के लिए, जाकम प्रतापगढ़ के लिए, जवाई पाली जिले के लिए, पाली है, जोधपुर है। क्वेश्चन नंबर 36, चुलिया जलप्रपात नीचे की ओर राजस्थान कौन सा बांध बना हुआ है? तो चुलिया जलप्रपात पे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की किस नदी को मसूरती नदी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन है, काला नहीं होता है, ठीक है ना। ये अपने जैसलमेर ज़िले में स्थित है, काकड़ी नदी भी बोलते हैं इसको। ये कांतली नदी तो सीकर में है, जाकम में प्रतापगढ़ में है, तो ये नदियाँ अलग अलग जगह है, यहाँ नाम थोड़ा मिस्टेक कर दिया इसने, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, चूरू जिले में नहीं है, चूरू और बीकानेर इन दोनों जिलों में किसी प्रकार की नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, 56 पैसे निम्नलिखित में से राजस्थान किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो ये अच्छी तरह से पता है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, बराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है?
तो सीधा सा प्रश्न है, अजमेर जिला सम्मिलित नहीं है। अलवर है, जयपुर है, टोंक है, भरतपुर है। क्वेश्चन नंबर 37, कांकरेज है वो एक गाय की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो फर्स्ट ए सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से पीएच परास क्षारीय मृदा का सूचक है। तो ये याद रखना, आर से ऊपर है वो तो क्षारीय मृदा होती है, और यदि आर से नीचे है यानी आर से कम है, तो आर से कम होगा तो वो अम्लीय मृदा होगी। अच्छा सा प्रश्न था। सबसे शानदार क्वेश्चन पूछा है कि देखो पेपर सेम वैसे ही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 जुलाई। और अपने पेपर में पूछा था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो पेपर का लेवल सेम उसी प्रकार रखा गया है। तो कुल मिला के इसमें 40 क्वेश्चन थे, वो जीके के थे। सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान था, वो भी मात्र 40 नंबर का, 40 प्रश्न और 40 अंक। और मैंने आपको लगभग 40 में से 35 के आंसर एकदम मौके बता दिए। हो सकता है 3-4 प्रश्न मैंने जल्दबाजी में हो जाती है गलती। जब आप भी कभी वीडियो बनाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि लगातार बोलने से और बार बार समझाने से 1-2 प्रश्नों में त्रुटियाँ हो जाती है, तो उसको अपन सुधार कर देंगे अगले वीडियो में। अब बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें ये गलती हो गई, उसको मैं सुधार दूंगा। ये आंसर की मैंने अपने जो पहले की तैयारी थी जीके की, उसके अकॉर्डिंग बनाई है, ना तो मैंने इसका कहीं वीडियो देखा है, ना मैंने और कहीं इसकी आंसर की मिलाई है। अभी भी इस पेपर में 40 में से 35 क्वेश्चन मेरे को कन्फर्म आ रहे थे, और ये पेपर मैंने आज ही डाउनलोड किया है। और केवल इसलिए डाउनलोड किया है ताकि आपको पता लग सके कि 2018 में और 2020 के पेपर में क्या अंतर है, किस प्रकार का लेवल है। मेरे हिसाब से तो दोनों का लेवल लगभग सेम लग रहा है, क्योंकि प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से पूछे गए, 1-2 प्रश्न रिपीट हो गए, सेम उसी प्रकार के प्रश्न हैं। तो इस पेपर को आप तैयार कर लेते तो आपको फ़ायदा होता। और भी एग्ज़ाम होंगे तो पुराने पेपर होंगे वो मैं डाउनलोड करके यूट्यूब पर लगा दूंगा, समझा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना। और भी भर्ती आने वाली है बहुत जल्द, आपको बता दूं दोस्तों। सबसे अच्छी भर्ती आएगी सूचना सहायक की, फिर एक भर्ती आएगी संगणक की, फिर एक भर्ती आएगी जूनियर अकाउंटेंट की, और फिर एक भर्ती आएगी अपने एएसओ की, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। तो इन सब भर्तियों का जो सिलेबस है ये लगभग सेम है। तो मैं पुराने जो भी पेपर होंगे उन सब का वीडियो बना दूंगा, उसकी आंसर की बता दूंगा, उसकी कट ऑफ बता दूंगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये आप मान के चलो दोस्तों। तो आप तुरंत चैनल को देखे बिना डिसलाइक कर देते हो, इसमें आपको नुकसान है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 में से 100 में से 10 यदि डिसलाइक करते हैं, 90 लाइक करते हैं, तो रेशियो है वो मेरा ज़्यादा ही रहता है। तो आप पहले समझो, पूरे वीडियो को देखो भी क्या कमी रह गई ऐसे इस वीडियो में, किस प्रकार आप इसको कमी लगी, वो कमी तो बताओ आप। हाँ, जल्दबाजी में 1-2 प्रश्नों में गलती होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरी गलतियाँ कर दी। ठीक है, ये तो 40 क्वेश्चन थे अपने, वो राजस्थान जीके के थे। अब अपन बात करते हैं 60 क्वेश्चन जो स्टैटिक्स और इसके एजी इकोनॉमिक्स यानी कि सांख्यिकी और अर्थशास्त्र से संबंधित थे। अब 40 प्रश्नों की आंसर की देखिए, फिर आप अनुमान लगा लेना कि पेपर का लेवल किस प्रकार का था। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न, ये सांख्यिकी का प्रश्न है। अब देख लेना, अनुभव के आधार पर आंसर की बता रहा हूँ, कन्फर्म होगा उसका आंसर बता दूंगा, और नहीं पता तो नहीं बताऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। देखो, तथ्यों को उनकी समानता और तथा सादृश्यता के अनुसार समूह और वर्गों में क्रमानुसार। तो देखो, यह वर्ग नाम आ गया, इसका राइट आंसर बी वर्गीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा पढ़ा हुआ है, तो कन्फर्म ये वर्गीकरण होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अपकिरण के मापों को देखो, द्वितीय क्रम के औसत कहते हैं। प्रथम क्रम में तो क्या आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आते हैं। द्वितीय क्रम में अपकिरण के माप आते हैं,
तृतीय क्रम में विषमता के माप आते हैं और चतुर्थ क्रम में परिघात ये वगैरह ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्राथमिक समकों के संग्रहण की त्वरित विधि, ऐसी कौन सी विधि तुरंत काम में लेते हैं? तो आप बता सकते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी। तुरंत फ़ोन करके अपन किसी से भी सूचनाएं ले सकते हैं, तुरंत फ़ोन करके। क्वेश्चन नंबर 44, चेक कर लेना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 44, औसत वर्षा पूछी है, तो औसत का प्रश्न नहीं है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एस समित बंटन के लिए मध्यिका इस संबंध को निम्न में से दर्शाया जाता है। देखो एस समित बंटन होता है ना, तो आपने पढ़ा होगा x माइनस जेड 3x माइनस एम, ये एकदम ए इसका राइट आंसर ओके है। x माइनस जेड यानी x बार, और ये इसका वैकल्पिक सूत्र है कालिपिएशन का सहसंबंध गुणांक का m। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ये फॉर्मूला बेस पे आधारित है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, सिग्मा बटा एक्स बार इंटू 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं है, यानी विचरण गुणांक लिखा हुआ यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाना था। SD का मतलब सिग्मा है और N का मतलब 10 है और सिग्मा x का मान दिया हुआ है। तो पहले आपको देख लो इसमें x बार ज्ञात करने हैं। तो x बार ज्ञात करने का फॉर्मूला आप जानते होंगे, सिग्मा x बटा n, ये फॉर्मूला लगाना था 145 बटा 10। तो इससे आपको x बार ज्ञात हो जाता और SD आपको दिया हुआ है। SD का मतलब हो गया सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? वास्तविक माध्य से प्रथम परिघात शून्य होता है, एकदम ओके है। देखो ऐसा प्रश्न आपने पूछा था, वास्तविक मध्य द्वितीय परिघात का प्रसरण होता है, परिघात शून्य होते हैं, वास्तविक मध्य चतुर्थ परिघात का परिमाण का माप होता है। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48, यदि सहसंबंध गुणांक का मान यानी r का मान दिया हुआ है 0.60 और n निश्चय गुणांक पूछा है, तो यहाँ 1 माइनस आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। 1 माइनस 0.60 का स्क्वायर करोगे आप, तो 1 माइनस इसका हो जाएगा 0.3600 और 0.64, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो फॉर्मूला याद रखना, n निश्चय गुणांक का फॉर्मूला आर स्क्वायर होता है और n निश्चय गुणांक का फॉर्मूला r माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर होता है, एक में से माइनस करना होता है। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। सहसंबंध गुणांक तो अच्छी तरह से पता है, इसका फॉर्मूला r बराबर अंडरूट bxy इंटू by(x). फिर यहाँ वैल्यू रखनी थी, तो देखो -0.9 इंटू -0.4, तो ये 9 4 से गुणा करोगे तो 0.36 होगा और 0.36 का माइनस का 6 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो bxy भी माइनस में है, byx भी माइनस में है। थोड़ा सा यहाँ प्रश्न में त्रुटि होगी, देख लो भले आप। देखो गलतियाँ सब में होती है, यहाँ आप देख लेना भले। bxy 2 बार लिख दिया, जबकि एक bxy होगा
और एक बी वाई एक्स हुआ, तो शायद ये प्रश्न डिलीट हुआ है। अब देख लेना अभी इसमें 49% को शायद डिलीट किया है, क्योंकि दोनों सेम सेम दे दिए इसने, जबकि ऐसा होता नहीं है। इंग्लिश में भी दोनों सेम सेम है, इसलिए ये प्रश्न डिलीट हुआ। और वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो ये आंसर भी माइनस में आता। पढ़ा होगा आपने, यदि आपने स्टैटिस्टिक्स का गहराई से अध्ययन किया है तो ये तो आसान सी चीज़ है। बी एक्स वाई माइनस में है, बी वाई एक्स माइनस में है, तो आर की वैल्यू भी माइनस में होगी। तो प्लस वाला आंसर तो आप ऐसे ही कट कर सकते हो, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि सहसंबंध गुणांक का मान इतने से अधिक इतने से कम हो तो मध्य, तो अच्छी तरह से पता है मध्य क्या होता है, 0.25 से 0.75। बिल्कुल ओके है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। देखो दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाए हैं, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो भर्ती होगी सूचना सहायक की, संगणक की, ये वापस इन्वेस्टिगेटर एग्जाम की कोई भर्ती आती है तो उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 51 है, तो एक ही दिशा में परिवर्तन होता है जो समान अनुपात में होता है तो उसे अपन पूर्ण धनात्मक कहते हैं, और विपरीत दिशा में होता है लेकिन अनुपात एक हो तो पूर्ण ऋणात्मक कहते हैं। देखो प्रश्न को पढ़ना आप, यदि दो चरों में के मूल्यों में समान अनुपात में एक ही दिशा में, या एक ही दिशा लिखी हुई है ना, तो यह आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यदि यहाँ विपरीत दिशा आती तो पूर्ण ऋणात्मक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 52 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पुट करना था यहाँ पर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। विचलन के गुणनफलों का योग दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है, प्रमाण विचलन दे रखा है, तो यहाँ अपन को कार्लीय फ्यूजन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना था। यानी कि आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है अपने पास, इन सब की वैल्यू दे रखी है। तो ये फॉर्मूला लगाना था, आर बराबर सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये मानक विचलन है, प्रमाण विचलन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, देखो आसान सा क्वेश्चन था। समांतर माध्य दिया हुआ था एक्स बार, प्रमाण विचलन दिया हुआ था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यहाँ जो आप फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स माइनस एक्स बार आर सिग्मा एक्स बट्टा सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार, इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा प्रायिकता प्रतिचयन विधि है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्रायिकता प्रतिचयन विधि। तो यहाँ देखो बहुस्तरीय देव प्रतिचयन विधि, ये प्रायिकता प्रतिचयन है। सुविधा प्रतिचयन है, विवेकपूर्ण प्रतिचयन, ये गैर प्रायिकता प्रतिचयन है। ये तो प्रतिचयन लेकिन ये गैर प्रायिकता प्रतिचयन है, ठीक है ना, ये विशेष ध्यान देना। अच्छा प्रश्न था। 55, प्रतिचयन की वह रीति जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चयन का समान अवसर किसमें होता है? सरल देव निर्देशन। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, समग्र के सभी मदों को वर्णात्मक, भौगोलिक, क्रमवार और अन्य किसी आधार पर क्रमबद्ध करने में, तो नाम से ही पता चल गया होगा आपको ये किस प्रकार का प्रतिचयन कहलाता है, जिसमें अपन अलग अलग चीज़ों में बांटते हैं। तो ये इसका बहुस्तरीय या फिर देख लेना, या क्षेत्रफल निर्देशन, तो इसका मेरे को कंफर्म नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी इन आगामी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 57 है प्राचाल। ये तो अच्छा प्रश्न था, ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचाल और प्रतिदर्श, यानी प्राचाल होता है वो समग्र का होता है और प्रतिदर्शी होता है वो प्रतिदर्श का होता है। इंग्लिश देख लेना आप, पॉपुलेशन सैंपल। तो यह प्राचाल होता है वो केवल समग्र का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो आंसर मेरे को कंफर्म पता है वही मैं बता रहा हूँ, जो नहीं पता है नहीं बता रहा हूँ। 100% कोई ज्ञाता नहीं होता है, कुछ ना कुछ त्रुटियाँ रहती है। 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, तो मैंने उसका कोई आंसर नहीं दिया, आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरा उद्देश्य केवल ये पेपर बताना है ताकि आप अपने 2020 का पेपर हुआ था यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का, उससे आप इसका तुलना कर सको कि दोनों में क्या अंतर है। समग्र की सभी इकाइयों की सूची क्या कहलाती है? ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। समग्र की सभी इकाइयों की सूची प्रतिचयन ढांचा कहलाता है, सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59, यदि 25 इकाइयों के समूह 2 इकाइयों का चुनाव किया जाए और बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक प्रतिशत से किया जाए तो प्रतिशतों की संख्या कितनी होगी? देखो 25 इकाइयों में से 2 का चयन करना है, तो आप इसको लिख सकते हो NCR, यानी 25 × 24 और 2 × 1, 12 का भाग इधर 12.60 का 0, 12 दूनी 24 और 6 30। तो ऑप्शन नंबर बी 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आपको 25C2 लिखना था, इसको सॉल्यूशन करोगे तो राइट आंसर होगा 300, क्योंकि ये लिखा हुआ है बिना प्रतिस्थापन के, विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 60, बाढ़ है, युद्ध है, अकाल आदि कारण परिवर्तन का कारण उदाहरण है, तो ये मौसमी उच्चावण है। 68, 61 देख लेना, ये कंफर्म नहीं है मेरे पास इसका आंसर। फिर बात करते हैं 62 की, प्रश्न क्रमांक 62। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अल्पकालीन। तो ये क्या हो सकता है, इसका कंफर्म आंसर देख लेना आप, क्योंकि ये टॉपिक मेरे पढ़ा हुआ नहीं है। 63, चल माध्य की विधि का प्रयोग, तो ये तो एकदम ओके है, मौसमी उच्चावचन। 64, ये भी आप चेक कर लेना, 64 का आंसर। 65, काल श्रेणी मेरे पढ़ी हुई नहीं है, क्योंकि अपने ये सिलेबस में नहीं थी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। 66, सूचकांक याद करना था, तो ये तो आसान सा प्रश्न है, इनकी सबकी टोटल निकाल के भाग देना था। 68, आधार वर्ष के सूचकांक को हमेशा 100 लिया जाता है, सरल प्रश्न था ये तो। 69, श्रृंखला आधार विधि में, श्रृंखला आधार रीति होती है ना, उसमें ठीक पिछला वर्ष लिया जाता है, पढ़ा होगा आपने। 70 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान वर्ष की कीमत और आधार वर्ष कीमत के अनुपात को क्या कहते हैं? तो साधारण से बात है, कीमत अनुपात ही कहते हैं। 71 चेक कर लेना आप, थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप एक बार पेपर देख लो केवल, क्योंकि ये पेपर तो हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है और ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब अपनी बारी है कि क्या होता है अपने, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं ये वीडियो बता रहा हूँ आपको, और आगामी भर्ती परीक्षा में ज़रूर ये आपके काम आएगा। सेवेंटी 75, 76, 77, दो अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 77, 78,
79 80। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये योजना आयोग के स्थान पर हुई थी जनवरी 1 2015। याद रख लेना, ये तो कन्फर्म है। 81 82 83 मांग की कीमत की लॉस की गणना करनी थी। तो ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में सम्मिलित नहीं थी कृषि यूनिवर्सिटी भर्ती में। 88 89 ये देखो कथन पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है, तो अपने तो ऐसा है कि प्रश्न नहीं पूछा गया। 91 92 देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 95 ये सारे इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस टॉपिक को मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इसके आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, आप देख लेना। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। रिको की स्थापना कब हुई थी? बता सकते हो आप रिको की स्थापना कब हुई थी? 1975 या 85, कंफर्म कर लेना। मेरे हिसाब से इन दोनों में से एक हो सकता है। ये 98 99 इसमें तो इसका राइट आंसर 2011-12 हो जाएगा। ये तो ओके है, ये तो याद है मुझे। तो कुल मिला के मैंने यहाँ 100% बताए हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बोलने में देखने में आप कुछ समझदार हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, जितने ज़्यादा इसका चैनल इस वीडियो को शेयर करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा है और मेरे को फ़ायदा है। वीडियो बनाने से दोनों को ही फ़ायदा है, मेरे को भी फ़ायदा होगा तो आपको भी होगा। और ये पेपर है, ये पेपर अपने आर्थिक अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का था, जिसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए और 60 क्वेश्चन है। 60 में से 40 क्वेश्चन अपने स्टैटिक्स के थे और 20 क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक्स के थे। तो देख ले, इस प्रकार का ये पेपर है। जीके तो लगभग एक बार पढ़ने पर तैयार हो जाता है। तो ये पेपर था, वापस एक बार बता देता हूँ आपको। यानी ये तो कंफर्म हो गया इसमें कि ये पेपर है। ये पेपर 100 नंबर का था और इसकी मेरिट भी काफ़ी ज़्यादा गई है, 79% जनरल। और ओबीसी की बात करें तो एक नंबर नीचे आई है, 78। तो 100 में से है ये टोटल। अब अपन बात करते हैं अपने जो एग्ज़ाम हुआ था इन्वेस्टिगेटर 2020, ये था कृषि अन्वेषक। यानी कि अपन ने जो एग्ज़ाम दिया था अभी 27 दिसंबर को, वो कृषि अन्वेषक था। तो एक तो दोनों का सिलेबस में अंतर है, अब दोनों की तुलना बता रहा हूँ। इतनी कट ऑफ अपने जाने वाली नहीं है, टेंशन मत लेना आप कि इतनी कट ऑफ अपने जाएगी। इससे 10% 15% कट ऑफ नीचे रहेगी, 10% तो मान के चलो आप, क्योंकि सिलेबस में देख लो आप अपने सिलेबस। पहले बात तो यहाँ दोनों की तुलना बता देता हूँ। ये तो 2018 आर्थिक अन्वेषक भर्ती है, ये 2020 है। यहाँ पोस्ट 91 टोटल बता रहा हूँ मैं कंप्लीट, और यहाँ 70 पोस्ट। यहाँ क्वेश्चन आए थे 100, यहाँ क्वेश्चन आए थे 150। इसमें सिलेबस था वो 3 सब्जेक्ट थे, 40% जीके के थे और 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के थे। और अपने यहाँ देख लो सकते हो आप,
कि 150 क्वेश्चन थे 2020 वाले पेपर में, जिसमें गणित के क्वेश्चन थे लगभग 20 के आसपास, 20 से 30 के बीच। देखा होगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरी चीज़, इसमें कृषि से संबंधित थे और पेपर का लेवल मैं ये कह सकता हूँ कि इससे 2018 से हार्ड था। किस चीज़ का? स्टैटिक्स का। पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कुछ प्रश्न थे वो रिपीट हुए, जैसे बता सकता हूँ कि कौन सा प्रश्न रिपीट हुआ। तो कहने का मतलब मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है वो एक बार वही बता देता हूँ मैं। फिर तो देखो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा अपन को कि इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, लेकिन अभी अपन कंफर्म नहीं कह सकते। सबके अलग अलग विचार है, कोई यूट्यूब पर कितनी बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है। इसको अच्छी तरह से नॉलेज है पेपर के बारे में, वही बता सकता है। मैंने लगभग 50 से 60 विद्यार्थियों से कांटेक्ट किया है, तो उनसे जो कट ऑफ नंबर आ रहे हैं उनके आधार पर मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। एक प्रश्न था इसमें, पता नहीं कहाँ चला गया वो। प्रश्न था अपने ये कि गैर प्रतिदिन त्रुटि निम्न में से किस में पाई जाती है, तो यही प्रश्न इसमें पूछा गया था। अभी देखता हूँ मैं इसमें, देखो ये प्रश्न डिलीट हो गया था। अभी बता दूंगा मैं, 49 पेपर है और साइन याद रखना त्रिभुज का। देखो इतनी सी गलती से ये प्रश्न गलत हो गया, जबकि आंसर तो आ रहा है इसका। देखिए फिर अपन बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है इसकी? इन्वेस्टिगेटर 2020 इसमें पोस्ट थी अपने 70 पोस्ट, 70 पोस्ट थी। तो जनरल पहले तो देखो टोटल फॉर्म थे वो 35,000 थे और 2 साल से लंबित भर्ती थी, तो इस कारण इसमें 12,000 विद्यार्थी बैठ पाए। 12,000 में से मैं तो एक ही बात मानता हूँ, कंपटीशन था वो 2,000 विद्यार्थियों में था। 10,000 को तो आप हटा दो कि 10,000 को इनसे कोई मतलब नहीं है। 2,000 अभ्यर्थी थे वो दौड़ में हैं, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि 2,000 अभ्यर्थी में से अपन को तो चयनित 70 ही होना है। तो अब देखें 2,000 में से वो बंदे थे जो थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे थे। 10,000 तो ये मान के चलता हूँ या तो अनुभव के आधार पर पेपर देने गए हैं, या उनको जीके से मतलब था, या किसी वो दूसरी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं इसलिए वो पेपर देने गए हैं। तो अब ये कट ऑफ रहने वाली है जनरल की, जो मेरे हिसाब से लग रही है वो 110 के आसपास घूमेगी। 110 +5 हो सकता है, -5 हो सकता है, ये मेरा आइडिया है। जहाँ तक मेरे को लगता है जनरल की कट ऑफ है वो 110 +-5 कर लेना भाई। इससे ना तो अधिक जाएगी ना कम जाएगी। 110 से +5 भी जा सकती है और -5 भी जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो 105 और +- कर लेना, क्योंकि ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं। 100 वाला का भी नंबर आ सकता है और नहीं भी आ सकता, वो तो फाइनल ऑफिशियल आंसर की आएगी तब मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और बाकी जो कैटेगरी है जैसे कि एससी है तो ये 100 के आसपास रहने वाली सभी अब 100 के अंडर ही जाएगी। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ये 100 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि पोस्ट कम है, ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है मेरिट में। मेरे हिसाब से 65% से जिसके ऊपर है, 65% से अधिक है, यानी कि 95 से अधिक है, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो उसी का ही नंबर हो सकता है इसमें। बाकी 95 से जो नीचे जा रहे हैं मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और तैयारी करने वाले बंदे 2,000 में से 100 बंदे तो ऐसे ही होंगे जो 2-2 सालों से 3-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। आराम से हो सकते हैं जिन्होंने 1-1 साल तक तैयारी की है,
जिनको एक एक चीज़ का पता है। और गलतियाँ सबसे होती है, हो सकता है किसी को वहाँ 10 क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए, तो अब आप टेंशन मत लो, पेपर हो गया, पेपर से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो कि आगामी जो भर्तियाँ आएगी उसको अपन किस प्रकार तैयार करें। अब आपका नंबर आए या नहीं आए, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अपन ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है, भी अनुभव तो लिया ही है अपन ने कि इस प्रकार का पेपर आता है और इस प्रकार की गलतियाँ भी अपन कर सकते हैं। तो ये आज का पेपर था, मैंने ये बताया है आर्थिक अन्वेषक भर्ती 2018 का। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2020 का पेपर बता दिया, उस आंसर की बता दी, कट ऑफ बता दी। वीडियो चल रहा है, वीडियो लोग देख रहे हैं, वही देख रहे हैं जो इस एग्ज़ाम से संबंधित है। बाकी ये पेपर तो सभी के काम आने वाला है जो आगामी भर्तियों की तैयारी करेगा। जैसे ये मान के चलो कि इस सप्ताह में, इस 2 महीने में, इन 2 महीनों में एक तो संगणक की भर्ती आएगी और एक इसकी सूचना सहायक की भर्ती आएगी, और सिलेबस इसका सेम है। तो इस प्रकार के पेपर होते हैं, जो पुराने पेपर होते हैं वो आप यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, मिस चैनल के माध्यम से आराम से देख सकते हो। मैं हर 24 घंटे में एक वीडियो लगाता हूँ जो या तो पुराना पेपर का हो या इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम का संबंधित हो। इसके अलावा मैं रिट से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, रिट और पटवारी, आने वाले समय में उसके भी वीडियो लगाऊंगा कि उसकी क्या क्या कट ऑफ रह सकती है, उसका किस प्रकार का पेपर आएगा, पेपर आने के बाद उसकी आंसर की, फिर उसकी कट ऑफ, ये सब विश्लेषण चलता रहता है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये चीज़ नोट की है कि देखने वाले बंदे हैं, मेरे चैनल को देखने वाले बंदे ज़्यादा हैं और सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरे को कुछ फ़ायदा होगा, तो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए। तो दोस्तों, ये आज के लिए बस इतना ही है। आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि अपन एक बार जो आर्थिक अन्वेषक भर्ती हुई थी 2018 में, उसके बारे में अपन ने चर्चा की इस वीडियो में। उसके पेपर को देखा, उसकी क्या कट ऑफ रही, तो ये ध्यान दे लेना, आप इसको चेक कर लेना, एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। और भी मैं पुराने पेपर आएंगे, जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो पढ़ूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखना आप ASO का पेपर होगा, उसके बारे में समझाऊंगा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।